Dear students, our next topic is aldol condensation and other reactions of enol or enolate ions. In this lecture, we will discuss about acidity of carbonyl compounds, enolization, introduction to aldol condensation, general mechanism of aldol condensation, simple and cross aldol condensation, alkylation of ester enolates, fate of alkylated ester, alpha halogenation of carbonyl compounds, and ester condensation. First of all, acidity of carbonyl compounds. Alpha hydrogen of carbonyl compound is acidic due to -I and -M effect of carbonyl group. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो क्यों एसिडिक होते हैं और कौन सा हाइड्रोजन उनका एसिडिक होता है। एक्चुअली कार्बोनिल कंपाउंड के केस में हम मोस्टली अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी में इंटरेस्टेड होते हैं। यानी अल्फा हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन होता है? कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप जो कार्बोनिल कार्बन होता है उसके साथ जो एडजेसेंट कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। एसिडिक का मतलब ये है कि वो प्रोटॉन की फॉर्म में यानी H पॉजिटिव फॉर्म में आसानी से रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं और उनके कौन सा हाइड्रोजन उनकी एसिडिटी को शो करता है जो अल्फा कार्बन के ऊपर होता है। अब उसकी वजह क्या है कि वो क्यों एसिडिक होता है? इसमें दो मेन रीजन जो है इसके होते हैं। सबसे पहला रीजन कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसका -I इफेक्ट होता है, यानी इंडक्टिवली वो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन अटैच होता है और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसी तरह कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है यानी कार्बोनिल ग्रुप जो होता है कार्बोनिल कंपाउंड में वो -M इफेक्ट यानी M मीन मीजोमेरिक इफेक्ट, तो रेजोनेंस के लिहाज से वो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप के तौर पर काम करता है। यानी अगर नेगेटिव चार्ज जब आएगा प्रोटॉन के जाने से तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, यानी कंजुगेट बेस जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो इसमें ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये -M इफेक्ट के तौर पर यानी -M इफेक्ट शो करता है। तो ये दो इफेक्ट जो होते हैं ये इसकी एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी को। Conjugate base becomes stable due to inductor effect and resonance effect. अब यहाँ पे जो conjugate base मिलता है हमें वो resonance effect और inductor effect की वजह से stable हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी एसिड की एसिडिटी के लिए उसके conjugate base का stable होना जरूरी होता है। जब उसका conjugate base stable होगा तो वो strong एसिड होगा, यानी वो आसानी से प्रोटॉन देगा। तो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी जो है वो इंडक्टर इफेक्ट के थ्रू भी हो रही है और साथ रेजोनेंस इफेक्ट भी यहाँ पे ऑपरेट होता है। As we know that stronger acids have weaker conjugate base and weaker acids have stronger conjugate base. ये एक रूल है, इसको आपने याद रखना है कि जो स्ट्रांग एसिड होता है उसका कंजुगेट बेस हमेशा वीक होता है, ठीक है, और जो वीक एसिड होता है उसका कंजुगेट बेस स्ट्रांग होता है। वीक कंजुगेट बेस का मतलब वीक मीन स्टेबल, स्ट्रांग मीन अनस्टेबल। तो अगर कोई एसिड स्ट्रांग है तो इसका मतलब यह है कि उसका कंजुगेट बेस स्टेबल है मीन वीक है, यानी वो रिवर्स में रिएक्शन इतना आसानी से नहीं करेगा। इसी तरीके यानी एज अ बेस इतना अच्छा वो काम नहीं करेगा, वीक बेस होगा। इसी तरीके से जो वीक एसिड होते हैं उनका जो कंजुगेट बेस होता है वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है तो वो रिवर्स रिएक्शन आसानी से कर सकता है। तो हमने देखना है यहाँ पे कि जो हमारा कंजुगेट बेस है कार्बोनिल कंपाउंड का जो अल्फा हाइड्रोजन है जाने से वो स्टेबल होना चाहिए। जितना वो स्टेबल होगा तो उतनी एसिडिटी ज्यादा होगी, यानी किसी कंपाउंड की जितनी pKa वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है तो वो वीक एसिड शो होता है और कम होती है तो वो स्ट्रांग एसिड शो होता है। तो अगर कंजुगेट बेस स्टेबल है तो इसका मतलब ये है कि उसकी pKa वैल्यू जो है वो लो है, ठीक है। अगर कंजुगेट बेस उसका अनस्टेबल है तो इसका मतलब जो उसकी pKa वैल्यू होगी वो हायर होगी, मीन वो वीक एसिड होगा।
If the pKa of conjugate acid is greater than original acid, then such a reaction is more favorable. This should be then. ठीक है, कोई भी जो एसिड होता है, यानी अगर आपका जो कोई भी एसिड बेस रिएक्शन है उसमें जो कंजुगेट एसिड है उसकी pKa वैल्यू अगर आपके ओरिजिनल एसिड से ज्यादा है, ठीक है, यानी ओरिजिनल एसिड की pKa वैल्यू कम है और कंजुगेट एसिड की pKa वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वाला एसिड बेस रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल होगा। ठीक है, यानी उसका फायदा क्या होगा कि वो रिएक्शन फिर रिवर्स में इतना नहीं होगा, यानी उसके रिवर्सिबिलिटी के चांस कम हो जाते हैं। वो रिवर्स होता है लेकिन उसका इक्विलिब्रियम मोस्टली प्रोडक्ट वाली साइड पे होगा, रिएक्टेंट वाली साइड पे नहीं होगा, तो इसलिए आज से वो रिएक्शन फेवरेबल कंसिडर होता है। तो आपने ये याद रखना है कि उस रिएक्शन को आपने फेवर करना है, उस रिएक्शन को ज्यादा आपने प्रोसीड करना है कि जिसका जो ओरिजिनल एसिड है उसकी pKa वैल्यू कम हो और जो कंजुगेट एसिड है उसकी pKa वैल्यू ज्यादा हो। ठीक है, if the pKa of conjugate acid is less than original acid, then such a reaction is not favorable. अगर आप इसकी उलट कर लें, आप ओरिजिनल एसिड की pKa वैल्यू को ज्यादा कर लें और कंजुगेट एसिड की pKa वैल्यू को कम कर लें, जब आपने ओरिजिनल एसिड को ज्यादा किया तो वो तो वीक एसिड हो गया, और जब कंजुगेट एसिड की pKa कम है तो वो स्ट्रांग एसिड हो गया, तो डेफिनेटली रिएक्शन आपका रिवर्स होगा और इक्विलिब्रियम आपका रिएक्टेंट वाली साइड पे होगा। तो इसलिए आज से ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं होता। ओके, अब यहाँ पे हम कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो ये हमारे पास एक सिंपल हाइड्रोकार्बन है, यानी अल्केन है। ठीक है, अब इसमें अगर आप इस हाइड्रोजन को कंसिडर कर रहे हैं तो इसके साथ कोई भी कार्बोनिल ग्रुप मौजूद नहीं है, यानी यहाँ पे जो कार्बोनिल ने -I या -M इफेक्ट शो करना है, इस तरह की कोई बात इसके अंदर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जब आप इसको हाइड्रोजन को प्रोटॉन की फॉर्म में निकालेंगे तो जो इसका कार्बन आयन बनेगा वो ना तो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा और ना ही इसका कोई स्ट्रांग इंडक्टिव इफेक्ट होगा, बल्कि यहाँ पे तो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप तो डोनेटिंग होता है, तो जाहिर है वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को फर्दर इंक्रीज करेगा, इस वजह से ये हाईली अनस्टेबल कंजुगेट बेस बनेगा इसका। तो इस वजह से अब यहाँ पे इसका प्रूफ क्या है कि आप देख सकते हैं इसकी pKa वैल्यू 51 जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी pKa वैल्यू बहुत कम हो गई है, यहाँ पे 19, जस्ट 19 इसकी pKa वैल्यू यहाँ पे आ रही है, तकरीबन आप कह सकते हैं 31 का डिफरेंस इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, अब किस वजह से यहाँ पे आपने इस पोजीशन के ऊपर एक कार्बोनिल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, तो अब कार्बोनिल वाला ये कार्बन है, इसके साथ ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन है, हम इसको कंसिडर कर रहे हैं इस वक्त। इस हाइड्रोजन की जो pKa वैल्यू है वो 19 है। ठीक है, अब बहुत कम हो गई, यानी इसकी एसिडिटी इंक्रीज हो गई। अब आप इसके साथ कंपेयर करें, ये ज्यादा एसिडिक है। क्यों ज्यादा एसिडिक है? क्योंकि इसका कंजुगेट बेस जो है वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा और प्रोटॉन इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से आसानी से रिलीज होगा। ठीक है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी कंजुगेट बेस को स्टेबल करता है, रेजोनेंस भी करता है, और इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इस प्रोटॉन के जाने में आसानी पैदा हो जाती है, यानी ये आसानी से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस कार्बन पे रह सकता है और हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में यानी पॉजिटिव फॉर्म में जा सकता है। इसी तरह डाइकेटोन को आप देखें, अब इसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, अब ये अल्फा कार्बन है, देखें इसके लिहाज से ये अल्फा, इसके लिहाज से ये अल्फा, ये अल्फा पोजीशन है, तो अब ये भी अल्फा है, लेकिन इनके मुकाबले में ये वाली पोजीशन ज्यादा एसिडिक है, मतलब इसके हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि इनके साथ 2 कार्बोनिल ग्रुप है और दोनों कार्बोनिल ग्रुप का इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे काम करेगा, जो कि इस कंजुगेट बेस को स्टेबल बनाएगा और इसके प्रोटॉन को जाने में आसानी पैदा करेगा, यानी ये प्रोटॉन आसानी से यहाँ से रिमूव हो सकता है। और इसका प्रूफ क्या है हमारे पास, इसकी pKa वैल्यू बहुत कम है जो कि जस्ट 19 तक आ चुकी है। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे 1 कार्बोनिल आपने लगाया, pKa कम हो गई, यहाँ पे 2 लगाए, फर्दर pKa यहाँ पे डिक्रीज हुआ, जिससे ये प्रूव होता है कि जो डाई कार्बोनिल कंपाउंड स्पेशली जिनमें 1,3 पोजीशन पे कार्बोनिल होता है, तो उनमें जो सेंट्रल पोजीशन यानी ये वाली पोजीशन आती है, इसके प्रोटॉन आसानी से रिमूव हो जाते हैं और ये ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं, यानी यहाँ पे एसिडिटी इन ग्रुप के आने की वजह से इंक्रीज हो जाती है। ठीक है,
क्योंकि इस तरफ से भी रेजोनेंस हो सकती है, इस तरफ से भी हो सकती है। इसी तरह इंडक्टिवली ये भी कंजुगेट बेस को स्टेबल करेगा, ये भी करेगा, इस प्रोटॉन के या इसके जाने में ये भी आसानी पैदा करेगा, ये भी आसानी पैदा करेगा। सो इस वजह से ओवरऑल यहाँ पे एसिडिटी इंक्रीज होगी। ओके, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड आ रहा है एन डाइमिथाइल एसिटेमाइड, जो कि एक एमाइड है। ठीक है, अब एमाइड भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है और इसका जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके साथ ये अल्फा कार्बन आ रहा है। इसके इस हाइड्रोजन में हम इंटरेस्टेड हैं, इसकी एसिडिटी की बात हम करेंगे। तो अब इस हाइड्रोजन की जो एसिडिटी है यहाँ पे इसकी पीके वैल्यू हमें मिल रही है 30, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड में आमतौर पर पीके कम होती है, लेकिन ये वो कार्बोनिल है जिसमें पीके ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, अब इस बात को देखते हैं। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंडक्टिवली ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये विथड्राइंग है। ठीक है, तो इंडक्टिवली तो ये इसको जो है वो फेवर कर रहा है कि ये प्रोटॉन आसानी से रिलीज हो जाए। ठीक है, और इसके साथ साथ इधर भी नाइट्रोजन मौजूद है जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो भी अपने लिहाज से जो है इसको रिमूव करने में आसानी पैदा कर रहा है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो वीक इफेक्ट होता है। अब यहाँ रेजोनेंस की अगर आप बात करें तो इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा, ठीक है, इसका नेगेटिव चार्ज जो है इस तरफ जब शिफ्ट होगा तो ये डीलोकलाइजेशन करेगा किसके साथ, इस डबल बॉन्ड के साथ। मीन के नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आएगा, तो कभी नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे होगा, दूसरे स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे होगा। इस तरह कार्बोनिल की रेजोनेंस यहाँ पे होगी, मतलब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा। अब उसके बाद एक प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, इसका कंजुगेट बेस जो है वो क्यों स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसकी पीके ज्यादा है तो इससे ये शो हो रहा है ये स्टेबल नहीं है। इसमें एक मसला ये है कि जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का ये भी रेजोनेंस करेगा और ये आसानी से रेजोनेंस कर सकता है। तो जब ये रेजोनेंस करेगा तो ये कार्बोनिल का जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी ये भी रेजोनेंस करेगा। तो अब जिस दौरान ये रेजोनेंस करेगा उस दौरान ये नहीं कर सकता, जिस दौरान ये करेगा उस दौरान ये नहीं कर सकता। अब ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इसकी रेजोनेंस में थोड़ी सी रुकावट पैदा हो रही है कि साथ ये भी रेजोनेंस कर रहा है और ये भी उसी डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से अब यहाँ पे ये प्रॉपरली रेजोनेंस नहीं कर सकेगा। यानी अगर ये ग्रुप ना होता, इसकी जगह कोई आर ग्रुप होता, कोई हाइड्रोजन होता, कोई ऐसा होता जो अपना लोन पेयर इसके साथ उसका कंजुगेशन में ना होता, तो वो ज्यादा बेहतर था। क्योंकि इसके आने की वजह से अब इसकी हक तलफी हो रही है, यानी ये प्रॉपरली रेजोनेंस नहीं कर रहा है। यानी ये रेजोनेंस करता है लेकिन जब ये करेगा उस वक्त जब ये नहीं करेगा, तो ये तो हर वक्त कर सकता है, ये भी करेगा। तो इस वजह से इसके रेजोनेंस इस साइड से होने की वजह से, यानी ये डीलोकलाइजेशन की वजह से इसका नेगेटिव चार्ज कुछ ज्यादा टाइम के लिए यानी यहाँ पे मौजूद रहेगा। तो फिर वो डीलोकलाइज जब कम होगा तो इसका मतलब ये कि वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये इसके यानी आप ये कह सकते हो कि दिस इज ड्यू टू द प्लस एम इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन। यानी यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, जो यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है, इसमें जो नाइट्रोजन है इसका प्लस एम इफेक्ट रेजोनेंस के लिहाज से ये डोनेटिंग है। तो रेजोनेंस के लिहाज से डोनेटिंग होने की वजह से ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये फिर उस तरह डीलोकलाइज नहीं हो सकता। यानी इसकी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जब ये डीलोकलाइज होगा तो फिर उस वक्त ये नहीं हो सकेगा। तो इस इफेक्ट की वजह से, यानी इसके प्लस एम इफेक्ट की वजह से ये कंजुगेट बेस अनस्टेबल होगा। जब ये अनस्टेबल होगा तो इसका मतलब है कि ये वीक एसिड है, यानी ये हाइड्रोजन आसानी से नहीं जाएगा। और इसका प्रूफ क्या है कि इसकी पीके बहुत हाई है, यानी 30। अब यहाँ पे आप आ जाए तो एस्टर का केस अगर आप देखें तो पीके थोड़ी सी डिक्रीज हो गई, यानी इस अल्फा हाइड्रोजन की। क्यों डिक्रीज हुई, क्योंकि अब यहाँ पे ऑक्सीजन आ चुका है जिसका प्लस एम इफेक्ट है, यानी वो रेजोनेंस के लिहाज से इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करेगा इसको, लेकिन ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसका जो प्लस एम इफेक्ट होता है वो कम होता है। यानी ये लोन पेयर आसानी से यहाँ पे यानी कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, यानी डबल बॉन्ड बनाने में इतना आसानी से ये यूज नहीं कर सकता अपने लोन पेयर को जितना ये नाइट्रोजन यूज करता है। जिसकी वजह से यानी इसका प्लस एम इफेक्ट कम होने की वजह से इसको फायदा हो जाएगा, यानी इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो फिर ज्यादा टाइम डीलोकलाइज हो सकता है, जिसकी वजह से इसकी पी के वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई, यानी इसकी एसिडिटी इससे ज्यादा हो जाती है 25 इथाइल एसीटेट के केस में।
इसी तरह अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, हम इस वक्त एक हाइड्रोजन की किसी एक की बात कर रहे हैं कि जाहिर है तीनों एक जैसी एसिडिटी शो करेंगे, तो इनमें से तीनों में से कोई भी जा सकता है, तो जाहिर है किसी एक को आप शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसीटोन के केस में अब यहाँ पे कोई भी प्लस एम ग्रुप मौजूद नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से जिसका इसको एडवांटेज हो रहा है कि इसकी पीके अब 25 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, बल्कि जस्ट 19 पे आ गई। तो ये किस वजह से पीके डिक्रीज हुई? दिस इज ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। अब कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि आप इस तरफ से कोई कार्बोनिल के साथ कंजुगेशन नहीं कर सकेगा, रेजोनेंस नहीं होगी, इस तरफ से रेजोनेंस होगी। नेगेटिव चार्ज यहाँ से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनाएगा, यानी इसका तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इधर से भी बनने, इधर से भी बनने और इसके इधर से भी बनेंगे, इधर से भी बनेंगे, लेकिन इसका सिर्फ इस तरफ से बन सकता है। तो ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा टाइम इसको मिलेगा डीलोकलाइज होने का, इसकी तल्फी करने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है, जिसकी वजह से कंजुगेट बेस स्टेबल होगा। जितना कंजुगेट बेस स्टेबल होगा यहाँ पे, तो उतना यहाँ पे इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज अगर आप देखें तो इसमें जब ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा और ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, तो ये एक किस्म का हम ये कह सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी, ठीक है, इस केस में। और इस केस में इसमें डिक्रीज होगी क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं है जो इधर से इलेक्ट्रॉन, कोई ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, जस्ट ये ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा जो कि इसको स्टेबल करेगा कंजुगेट बेस को। अब यहाँ पे अब आ जाए एसिटाल्डिहाइड के केस में, तो इसमें पीके 17 हो गई। अब क्यों 17? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, जो कि इसको किसी हद तक जो है वो अनस्टेबल बना रहा है। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, यानी हाइड्रोजन ना इधर डोनेटिंग ना और विड्रॉइंग होता है। पीके थोड़ी सी डिक्रीज हो गई, यानी यहाँ पे पीके वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है? पीके वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ रही है 17, यहाँ पे 19 से 7 तकरीबन 100 टाइम हम कह सकते हैं कि ये वाला इसके मुकाबले में जो है वो, यानी ये इसके मुकाबले में एसिटाल्डिहाइड इसके मुकाबले में 100 टाइम ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप आ जाए तो इस केस में जो है वो पीके वैल्यू 13 हो गई। अब क्यों 13 हुई? क्योंकि इसमें अब दो आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गए, 2 कार्बोनिल है, एक ये कार्बोनिल है, एक ये कार्बोनिल है, ठीक है। तो इस वजह से विड्रॉइंग इफेक्ट बढ़ जाएगा और रेजोनेंस ये भी करेगा, ये भी करेगा, तो इस वजह से इसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा। ये मेलानिक एस्टर भी इसे कहते हैं, डाइइथाइल मेलोनेट इसका नाम है, ठीक है। मेलानिक एस्टर इसका कॉमन नेम होता है, आमतौर पर उसको भी हम लेते हैं, मेलानिक एस्टर मोस्टली यूज होता है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये जो CH2 ग्रुप है यहाँ पे, इसमें हम इंटरेस्टेड है। ये इन सर्कल मैंने इसलिए किया है कि हम इस कार्बन के हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कंसिडर कर रहे हैं और इनकी एसिडिटी की बात हो रही है। इसकी पीके वैल्यू 13 है, जो कि कम है, इन सब से कम है, क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप ज्यादा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट यानी यहाँ पे विड्रॉइंग इफेक्ट जो है वो बढ़ गया और सेकेंडली रेजोनेंस के थ्रू भी ये स्टेबलाइज होंगे। और यहाँ पे जो है वो जो इफेक्ट हमने बात की थी प्लस एम इफेक्ट, वो इसमें भी है, इसमें भी है, वो तो दोनों के अंदर मौजूद है। लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो अपग्रेड इधर से भी होगा, इस ग्रुप से भी, इससे भी होगा। तो अब यहाँ पे जो है वो नेट रिजल्ट इसका क्या आएगा कि इसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, 13 पे पीके चली गई, यानी इन सब से इस अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी ज्यादा है, ऊपर जितने भी डिस्कस हुए। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप देखें कंपाउंड नंबर 6 में देखें इथाइल 3 ऑक्सो ब्यूटानोएट, ठीक है। तो अब इसको इथाइल एसीटो एसीटेट भी कहते हैं, बीटा कीटो एस्टर भी इसको कहते हैं, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ बीटा कीटो एस्टर। तो इसमें क्या है कि इसमें भी 2 कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, एक कीटो ग्रुप है और एक यहाँ पे एस्टर ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी पीके वैल्यू फर्दर डिक्रीज हो गई, तो इसका मतलब है कि ये इसकी एसिडिटी ज्यादा है। इस हाइड्रोजन की हम बात करेंगे, यहाँ पे ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो गए। क्यों ज्यादा एसिडिक है? क्योंकि यहाँ पे भी विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे भी विड्रॉइंग ग्रुप है। अब इसको एडवांटेज एक और भी मिल गया कि इसका ये वाला जो विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें कोई प्लस एम ग्रुप नहीं है इधर, यानी यहाँ से कोई डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इसके कार्बोनिल के साथ नहीं करेगा, कोई रेजोनेंस इधर से नहीं करेगा। तो इस वजह से
जस्ट ये नेगेटिव चार्ज इधर डीलोकलाइज होगा, इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इधर इंक्रीज करने के लिए यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, जबकि यहाँ पे ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इधर इंक्रीज करेगा। ठीक है, और वो प्लस एम ग्रुप OET है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये या लोन पेयर अपने शिफ्ट कर सकता है और डीलोकलाइजेशन करेगा। इससे पिछला जो केस हमने मिलाने का एस्टर का देखा है उसमें दोनों OET डीलोकलाइज करेंगे, प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे, इसमें एक ही शो करेगा क्योंकि दूसरा जस्ट CH3 ग्रुप है और यहाँ पे कोई भी इस तरह का प्लस एम ग्रुप यानी रेजोनेंस के लिहाज से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जिसकी एसिडिटी, जिसकी वजह से इस कार्बन की एसिडिटी, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन की एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। अभी यहाँ पे देखें 7 नंबर कंपाउंड में, इसमें ये जो अल्फा कार्बन है इसके जो हाइड्रोजन है ये फर्दर एसिडिक हो गए क्योंकि pK यहाँ पे 9 पे आ गई, तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि इसकी एसिडिटी इन सब से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लस एम ग्रुप नहीं है, इस तरफ भी कोई भी एम ग्रुप नहीं है, ये भी एक विट्राइंग ग्रुप है, ये भी एक विट्राइंग ग्रुप है। अब ये जो है जस्ट इस नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। अब इसको डबल एडवांटेज है, यानी यहाँ पे ये इसके साथ भी डीलोकलाइज होगा, इसके साथ भी डीलोकलाइज होगा, तो इस वजह से डीलोकलाइजेशन मोर फेवरेबल है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी फर्दर डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ये स्टेबल होगा, यानी इसका कंजुगेट बेस बहुत स्टेबल होगा और इंडक्टिवली भी ये जो यहाँ पे ग्रुप है ये इसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे और कंजुगेट बेस को स्टेबल बनाएंगे और प्रोटॉन के जाने में भी आसानी पैदा करेंगे। ओके, एक एसिडिटी ऑर्डर को देख लेते हैं। इससे पहले हमने कंपाउंड की जब बात की है तो आपने देखा है कि सबसे हाई पीके वैल्यू एमाइड की आ रही थी और जो लो पीके वैल्यू वो डाइकीटोन की आ रही थी। ठीक है, तो इससे ये इसी की बेस पे हम कुछ कंपाउंड के यहाँ पे एक ऑर्डर यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है एसिडिटी ऑर्डर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कार्बोनिल कंपाउंड में जो है वो यहाँ पे क्या लिया हुआ है जी, दिस इज डाइकीटोन। ठीक है, अब ये कौन सा डाइकीटोन है कि जिसमें जो इसके दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप आमतौर पर होते हैं, जिस तरह पिछले डाइकीटोन की हमने बात की, तो अल्फा कार्बन यानी इसके ऊपर 3 ब्रोमो मैंने लगा दिए, इस पे 3 फ्लोरो लगा दिए, तो अब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। आप जानते हैं कि ये इंडक्टिवली जो है ओवरऑल इस ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ जाएगा। अब ये मिथाइल होता है तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट इतना ना होता, अब हेलोजन चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट फर्दर इंक्रीज हो गया, तो अब इस प्रोटॉन के जाने में ये आसानी पैदा करेंगे। इसके साथ साथ जो यहाँ पे जो कंजुगेट बेस बनेगा, यानी यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो रेजोनेंस के थ्रू इसके साथ भी डीलोकलाइज होगा, इसके साथ भी होगा, और यहाँ पे इसको इंडक्टिवली इस कंजुगेट बेस को ये भी स्टेबल करेगा, ये ग्रुप भी स्टेबल करेगा। अब इसमें चूंकि ये जो कार्बन है इसका प्लस एम इफेक्ट यहाँ पे शो नहीं हो सकता, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी उस तरह का नाइट्रोजन या ऑक्सीजन की तरह डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो वो प्रॉब्लम इसमें नहीं है, तो ये इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी इन सब में। सेकंड नंबर पे ये वाला डाइकीटोन आएगा क्योंकि इसमें एक जस्ट मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, जिसका यानी जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ये तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो गया, लेकिन अब ये डोनेटिंग होगा क्योंकि इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन है विथड्रॉइंग या डोनेटिंग नहीं होता, तो जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी थोड़ी डिक्रीज होगी। ठीक है, दिस इज मोर एसिडिक देन दिस वन। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे सिंपल डाइकीटोन यानी जिसमें कोई भी हैलोजन इस अल्फा कार्बन पे नहीं है, तो एसिडिटी फर्दर इसकी डिक्रीज हो गई। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फर्दर इसकी एसिडिटी डिक्रीज हुई। क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे एक एस्टर ग्रुप आ गया, तो आप जानते हैं कि एस्टर ग्रुप जब आएगा तो वो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज प्रॉपरली डीलोकलाइज नहीं होगा और इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को ये इंक्रीज करेगा इस पोजीशन पे। उसके बाद जो है यहाँ पे आप आ जाएं तो यहाँ पे 2 एस्टर ग्रुप आ गए, फर्दर एसिडिटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी जो कि मिलाने का एस्टर है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास जस्ट एक एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड, जिसके में एक ही कार्बोनिल ग्रुप है। इसमें इन सब में 2-2 कार्बोनिल हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल एसिडिटी इनकी इसके मुकाबले में ज्यादा है, इसकी कम है, एक कार्बोनिल है। उसके बाद आप कीटोन में आ जाएं, एसीटोन में, फर्दर इसकी एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं। मतलब अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हैं ये डोनेटिंग है, इसको कंसिडर कर रहे हैं ये डोनेटिंग है, इसकी वजह से ओवरऑल एसिडिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास एस्टर आ गया, मोनो एस्टर। ठीक है, ये तो डाई एस्टर था,
तो यहाँ पे अगर एक ही कार्बोनिल ग्रुप है तो चूंकि प्लस एम इफेक्ट है इस ग्रुप का, तो ये जो हाइड्रोजन रेड कलर से जो मैंने शो किया इनकी एसिडिटी की हम बात करें, तो इन हाइड्रोजन का यहाँ से इस प्रोटॉन की फॉर्म में जाना थोड़ा डिफिकल्ट है इन सब के मुकाबले में, क्योंकि ये प्लस एम इफेक्ट जो करेगा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को यहाँ पे इंक्रीज करेगा ये ग्रुप। उसके बाद एमाइड में आ जाए तो एमाइड की जैसा कि पहले हमने बात की थी कि इसमें जो प्लस एम इफेक्ट होता है नाइट्रोजन का वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इसमें इंक्रीज होने के चांस ज्यादा होंगे कंजुगेट बेस पे, तो प्रोटॉन की फॉर्म में हाइड्रोजन का जाना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, इसकी एसिडिटी इन सबसे कम है। उसके बाद फिर आप देखें ये हमारे पास एक अल्काइन है, तो अल्काइन की एसिडिटी जो है वो यानी चूंकि एमाइड है उसके बाद अल्काइन सिंपल एक हाइड्रोकार्बन है आपके पास, लेकिन चूंकि अल्कीन और अल्केन के मुकाबले में इसकी एसिडिटी sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ज्यादा होती है, लेकिन इन चूंकि इसमें कोई कार्बोनिल ग्रुप नहीं है तो ओवरऑल इसकी एसिडिटी इनसे कम है। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएं तो हमारे पास प्रोपीन है, दिस इज प्रोपाइन, ठीक है, जिसको प्रोपानाइन भी कह सकते हैं, दिस इज प्रोपीन और प्रोपानीन, ठीक है। तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है जिसकी वजह से s कैरेक्टर यानी यहाँ पे कम है, यहाँ पे s कैरेक्टर आपके पास 50% है, तो s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होता है, तो वो जो शेयर्ड पेयर होगा हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान वो आसानी से कार्बन के पास रह सकते हैं, हाइड्रोजन प्रोटॉन के फॉर्म में जा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल से जाएगा, sp2 में s कैरेक्टर कम होता है, इसमें s कैरेक्टर फर्दर डिक्रीज हो गया, जस्ट 25% s कैरेक्टर है तो उसकी एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसमें ये प्रूव हो रहा है जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनमें अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन उसकी एसिडिटी ज्यादा होती है, और इसमें जो रिलेटिव ऑर्डर है वो भी हमने डिस्कस किया कि तमाम कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी सेम नहीं होती बल्कि उसमें वेरिएशन होती है, तो वेरिएशन के रीजन को भी हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। ओके, नेक्स्ट इनोलाइजेशन। तो इनोलाइजेशन से क्या मुराद है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनोल और इनोलेट आयन इज कॉल्ड इनोलाइजेशन। इनोल या इनोलेट आयन बनने के प्रोसेस को इनोलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनोल और इनोलेट आयन क्या होते हैं। दिस इज इनोल। इनोल क्या होता है? जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी हो और साथ जो है वो OH ग्रुप भी हो, ठीक है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इन यानी अल्कीन ग्रुप को शो करता है और OH अल्कोहल ग्रुप को शो करता है। इसी तरह इनोलेट आयन जो होता है उसमें इनोलेट आयन के केस में नेगेटिव चार्ज होता है कार्बन या ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, एक स्ट्रक्चर में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरे पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, यानी ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है डीलोकलाइज होता है। ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल हैं, इसको इनोलेट आयन कहते हैं और इसको इनोल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो R हमने लिखा, अब ये जो R है ये R जो है वो अल्काइल भी हो सकता है, ठीक है, ये एराइल भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंपाउंड ले रहे हैं। तो R यहाँ पे वेरिएबल हो सकता है, अल्काइल, एराइल या हाइड्रोजन इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे यानी R का मतलब सिर्फ अल्काइल नहीं होगा, सिर्फ एराइल नहीं होगा, तो यहाँ पे इसका मतलब हम ये ले रहे हैं कि ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये अल्काइल भी हो सकता है और ये एराइल भी हो सकता है। ओके, अब इनोलाइजेशन जो है वो अगर आप देखें तो हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड है। इसका ये वाला जो हाइड्रोजन है यानी जो इस अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जा रहा है और इसके जाने से यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बन रहा है, तो ये हमारे पास क्या बन गया? इनोल बन गया, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ से भी हाइड्रोजन जा रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजन जब जा रहा है तो ये अपना नेगेटिव चार्ज यहाँ छोड़ के जा रहा है, तो ये अपना क्या बन गया? इनोलेट आयन बन गया, ठीक है। अब चूंकि इनोलाइजेशन जो है वो दो तरह का होता है, एक जो है वो एसिड कैटालाइज और एक बेस कैटालाइज। अब ये वाला जो रिएक्शन है इसमें यहाँ पे एसिड यूज होता है और इसमें यहाँ पे बेस यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने एसिड लिख देना है और यहाँ पे बेस लिख देना है, क्योंकि जब आप कार्बोनिल कंपाउंड में एसिड ऐड करेंगे तो उसका कोई भी अल्फा हाइड्रोजन जो है वो वहां उससे रिमूव होगा। जब रिमूव होगा तो जो नेट रिजल्ट आपके पास आएगा यानी फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो इनोल होगा। इसी तरीके से यहाँ पे
जब आप बेस ऐड करेंगे तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन जब जाएगा तो आपके पास इनोलेट आयन बनेगा। तो एसिड कैटालाइज का जो प्रोडक्ट होता है वो इनोल होता है, बेस कैटालाइज का जो प्रोडक्ट होता है वो इनोलेट आयन होता है, लेकिन इन दोनों रिएक्शन को इनोलाइजेशन ही कहते हैं। इनोलाइजेशन की टू टाइप्स हैं, नंबर 1 एसिड कैटालाइज इनोलाइजेशन, नंबर 2 बेस कैटालाइज इनोलाइजेशन। तो एसिड और बेस को यहाँ पे अगर आप देखें तो एक कार्बोनिल कंपाउंड हमने लिया। अब इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि हम एसिड कैटालाइज इनोलाइजेशन भी कर सकते हैं, बेस कैटालाइज भी कर सकते हैं। एसिड कैटालाइज में हम एसिड यूज करेंगे तो हमारे पास इनोल बन जाएगा, और बेस कैटालाइज में बेस को एज ए कैटालिस्ट यूज करेंगे तो इनोलेट आयन बन जाएगा। एसिड कैटालाइज इनोलाइजेशन से क्या मुराद है? द इनोलाइजेशन रिएक्शन इन विच एसिड इज यूज्ड एज कैटालिस्ट इज कॉल्ड एसिड कैटालाइज इनोलाइजेशन। यानी वो रिएक्शन, वो इनोलाइजेशन रिएक्शन इसमें एसिड एज ए कैटालिस्ट यूज होता है। एसिड कैटालाइज इनोलाइजेशन यील्ड्स अल्कोहल इनोल। एसिड कैटालाइज इनोलाइजेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो इनोल होता है, याद रखिएगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमने ओवरऑल रिएक्शन लिया है, कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये आपने शो करना है, यानी यहाँ पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होगा तो ये रिएक्शन करेगा। तो इसमें हमने एसिड यूज किया एक्वस फॉर्म में, HCl यूज किया, तो इनोल इसका प्रोडक्ट होगा। मैकेनिज्म क्या होगा कि इसमें सबसे पहले HCl को जब आप वाटर के साथ कंबाइन करते हैं, तो वैसे भी HCl को हम वाटर में ही यूज करते हैं, तो वो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में मतलब होता है। जो प्रोटॉन होता है वो वाटर के साथ चला जाता है, ये एक एसिड बेस रिएक्शन होगा इनके दरमियान, तो ये हाइड्रोनियम आयन बनेगा। आपके पास जो कंजुगेट एसिड है और साथ क्लोराइड जो कि कंजुगेट बेस है। ये जो हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन प्रोटॉन कैरी कर रहा है। अब ये प्रोटॉन जो है वो यहाँ से किसको मिलेगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर को मिलेगा। यानी यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके ऑक्सीजन जो है उसके लोन पेयर को ये प्रोटॉन मिलेगा। ये वाला बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ये वाला जो मतलब रिमेनिंग पार्ट है वो निकल जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा? इसका जो है वो कंजुगेट एसिड बन जाएगा। ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है? एक्चुअली जब आप एसिड यूज करते हैं तो उसका जो प्रोटॉन होगा, वो प्रोटॉन जब इन प्रोटोनेशन होगी ऑक्सीजन की, तो कार्बोनिल ग्रुप एक्टिवेट हो जाता है, उस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक आसान हो जाता है। यानी इसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर इसका बढ़ जाता है, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बन जाता है ये। ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जब प्रोटॉन आप इधर ऐड करोगे तो ये विड्राइंग इफेक्ट इसका बढ़ जाएगा, तो जाहिर है इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाएगी, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होता है वो आसान हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखें ये जो बना, अब इसको हमने इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर शिफ्ट किया, इसमें यहाँ पे ये रेजोनेंस है, दिस जस्ट रेजोनेंस। यहाँ पे एरो आपने चेंज कर लेना है, यहाँ पे ये रिएक्शन का एरो नहीं होना चाहिए, रेजोनेंस का एरो होगा। ठीक है। तो उसके बाद जो वाटर है, वाटर एज ए बेस काम करेगा, प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो आपके पास कीनोल बन जाएगा और यहाँ से हाइड्रोनियम आयन निकल जाएगा। अब यहाँ पे आपने हाइड्रोनियम आयन यूज किया, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन निकल गया, तो इसका मतलब है कि एसिड ने एज ए कैटालिस्ट काम किया यहाँ पे। यानी जो प्रोटॉन आपने यूज किया था वो जस्ट एज ए कैटालिस्ट उसने काम किया, वो बाद में रिकवर हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एसिड कैटालाइज इनोलाइजेशन। Now base catalyzed inolation, the inolation reaction in which base is used as catalyst is called base catalyzed inolation. Base catalyzed inolation yields inolate ion. इसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या बनेगा? इनोलेट आयन। इसमें भी एक कार्बोनिल कंपाउंड उसी तरह का हम लेते हैं जिसमें एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो जब आप कोई भी बेस यूज करेंगे, इसमें आप अल्कली बेस भी यूज कर सकते हैं, यानी NaOH भी यूज कर सकते हैं उस फॉर्म में, या आप यहाँ पे सोडियम इथोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल यूज कर सकते हैं। तो हमने सोडियम इथोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल यूज किया है, तो इसमें इनोलेट आयन बन जाएगा। ये ओवरऑल रिएक्शन है। अब मैकेनिज्म क्या होगा कि सबसे पहले आपने जो है वो जो सोडियम इथोक्साइड है उसका जो OH नेगेटिव होता है वो अटैक करेगा प्रोटॉन के ऊपर, यानी H को पॉजिटिव फॉर्म में ये एक्सट्रैक्ट करेगा। ये वाला जो शेयर्ड पेयर है ये चला जाएगा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी ये कार्बन आयन बन जाएगा। ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर डीलोकलाइज हो सकता है, इसके साथ रेजोनेंस करेगा, तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका आपको ये मिलेगा। अब जो सोडियम आयन है उसको जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे आप सोडियम को शो कर दें, आयनिक एसोसिएशन शो करेगा उसके साथ।
तो स्टेबलाइज करेगा न्यूक्लियोटाइड चार्ज को। रेजोनेंस फैक्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें रेजोनेंस की वजह से इसका कंजुगेट बेस स्टेबल हो रहा है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर यहाँ पे इसके अंदर इन्वॉल्व है। रेजोनेंस जो है वो कंजुगेट बेस के अंदर स्टेबिलिटी कैसे करता है ये हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। तो दीज टू आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ इनोलेट आयन, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज अल्डोल कंडेंसेशन? अल्डोल कंडेंसेशन से क्या मुराद है? A reaction of enol or enolate with carbonyl compound to form beta hydroxy carbonyl compound, ठीक है, जिसको हम अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी कह सकते हैं, ठीक है। सॉरी, दिस शुड बी बीटा, ए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। दिस इज नॉट अल्फा, दिस इज ए, ठीक है। A beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketone followed by dehydration to form alpha beta unsaturated carbonyl compound जो कि conjugated enone or enal होता है, is called aldol condensation। aldol condensation से क्या मुराद है? aldol condensation जो है वो एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें इनोल या इनोलेट आयन जो कि खुद भी कार्बोनिल कंपाउंड से ही बनते हैं, वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे। एक मॉलिक्यूल से तो वो खुद बनेंगे लेकिन दूसरे के साथ वो रिएक्ट करेंगे, तो उनके रिएक्शन के नतीजे में बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, ठीक है। उसके बाद वो जो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनता है उसकी फर्दर जो है वो डिहाइड्रेशन होती है। जब उसकी डिहाइड्रेशन होगी तो उसके बाद हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है जिसको हम कंजुगेटेड इनोन या इनल भी कहते हैं, ठीक है। इनोन मीन के अगर कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन का है तो वो इनोन होगा, एल्डिहाइड का है तो वो इनल होगा। इस ओवरऑल रिएक्शन को हम अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हो सकता है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी हो सकता है। मोस्टली ये रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन में होता है, और अल्डोल कंडेंसेशन की जो एप्लीकेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, वो मोस्टली एल्डिहाइड और कीटोन वहाँ पे यूज होते हैं। एल्डिहाइड कीटोन का ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है अल्डोल कंडेंसेशन। अब अल्डोल कंडेंसेशन में ओवरऑल अगर आप देखें अल्डोल कंडेंसेशन में दो स्टेप में रिएक्शन होता है। सबसे पहले जो है वो जो इनोल या इनोलेट आयन है वो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनाएगा, और फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में उस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड की डिहाइड्रेशन होगी और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट कार्बोनिल कंपाउंड से लेते हैं और एंड में हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। सो दिस इज द टू स्टेप रिएक्शन। इन फर्स्ट स्टेप इनोल, दिस इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, मतलब ओवरऑल आपके पास दो स्टेप होते हैं, फिर हर स्टेप का मैकेनिज्म जो है वो डिटेल से हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। इन फर्स्ट स्टेप इनोल और इनोलेट आयन रिएक्ट्स विद कार्बोनिल कंपाउंड टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। दिस कन्वर्जन इज नोन एज अल्डोल रिएक्शन, यानी जो कार्बोनिल कंपाउंड और इनोलेट आयन का रिएक्शन और उसके नतीजे में हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी बनता है, इसको हम अल्डोल रिएक्शन कहते हैं। और उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड अंडरगो डिहाइड्रेशन टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कंजुगेटेड इनोन या इनल हो सकता है। तो इस रिएक्शन यानी ये डिहाइड्रेशन है, ठीक है। दूसरे में डिहाइड्रेशन हो रहा है, पहले में अल्डोल रिएक्शन हो रहा है। अब अल्डोल रिएक्शन और डिहाइड्रेशन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो दोनों को कंबाइन फॉर्म में हम अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। अब ये रिएक्शन एल्डिहाइड के लिए हो या कीटोन के लिए, ठीक है, ये मिक्स यूज करें आप दोनों को, ऑल केसेस में हम इसको अल्डोल कंडेंसेशन ही कहते हैं, ठीक है। अब इसमें वर्ड एल्डिहाइड से, ऑल अल्कोहल से, ठीक है। तो एल्ड हम ये अगर कहें कि ये तो सिर्फ एल्डिहाइड का है, तो यहाँ पे ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, एल्डिहाइड के लिए भी और कीटोन के लिए भी, चूंकि ये जो वर्ड एल्डोल है
ये कॉमन है, इट इज बोथ फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आपने ये ध्यान में नहीं रखना कि ये सिर्फ एल्डिहाइड का है। अब यहाँ पे एल्ड का मतलब यहाँ पे एल्ड यानी इस जगह पे एल्ड इज नॉट ओनली यूज फॉर एल्डिहाइड, इट इज आल्सो यूज फॉर कीटोन। aldol condensation is a reaction of both aldehydes and ketone, ठीक है। दिस इज नॉट ओनली स्पेसिफाइड फॉर aldehydes। एग्जाम्पल इसकी यहाँ पे हम देखें, जनरल एग्जाम्पल सबसे पहले हम देख रहे हैं और ओवरऑल रिएक्शन है विदाउट एनी मैकेनिज्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो कार्बोनिल कंपाउंड है। अब याद रखिएगा कोई भी जो अल्डोल कंडेंसेशन आप करेंगे उसमें दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं। इनमें से एक मॉलिक्यूल जो है एज ए सोर्स ऑफ इनोल और इनोलेट आयन काम करता है, दूसरे के ऊपर वो इनोल या इनोलेट आयन जो कि न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में उसकी कार्बोनिल पे अटैक करता है। तो पहले स्टेप में मैंने क्या कहा, पहला स्टेप जो होता है वो अल्डोल रिएक्शन होता है। तो इसमें एसिड या बेस आप यूज कर सकते हैं, यानी एसिड कैटालाइज अल्डोल कंडेंसेशन भी होगा, बेस कैटालाइज अल्डोल कंडेंसेशन भी होता है। तो यहाँ पे हमने एसिड कैटालाइज अल्डोल कंडेंसेशन की एग्जांपल दी है। तो एसिड कैटालाइज अल्डोल का सॉरी दिस इज बेस कैटालाइज अल्डोल कंडेंसेशन। एग्जांपल हमने किसकी दी है, बेस कैटालाइज अल्डोल कंडेंसेशन। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है अल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, इसके ऊपर OH ग्रुप है, सो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी। उसके बाद इसकी डीहाइड्रेशन आप करें, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालें, यहाँ से OH निकालें, तो अल्फा बीटा अनस्पिरिटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये अल्फा पोजीशन है, यहाँ पे ये आपके पास बीटा पोजीशन है, ठीक है। तो यानी जो डबल बॉन्ड है अगर आप देखें अल्फा और बीटा के दरमियान आ रहा है, ठीक है। और आपस में जो कार्बोनिल ग्रुप है और जो डबल बॉन्ड है उनकी भी 1-2 पोजीशन यहाँ पे बन रही है, ठीक है। और ये कंजुगेटेड क्यों है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है, ये ठीक है, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ठीक है। सो दिस इज कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक है, इसमें कंजुगेशन आ गई। तो ओवरऑल दिस इज अल्फा बीटा अनस्पिरिटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, इसका मैकेनिज्म देखते हैं अभी। यहाँ पे सबसे पहले हमने इनोलाइजेशन करनी है और बेस कैटालाइज इनोलाइजेशन होगी। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि जब सोडियम इथोक्साइड को यूज करेंगे ये प्रोटॉन को निकालेगा, इनोलेट आयन बनेगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। उसके बाद ये इनोलेट आयन का कोई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस वक्त हमने ये ली है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेट से आपने ले लिया। अब ये यहाँ से नेगेटिव चार्ज, अगर आप इसको यूज करेंगे नेगेटिव चार्ज का आप अटैक शो करेंगे, इसको यूज करेंगे तो डबल बॉन्ड का। तो ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा इस कार्बोनिल के ऊपर और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो आपके पास ऑक्सीजन आयन बन जाएगा। उसके बाद ये जो सोडियम है इसको स्टेबलाइज करेगा। तो नेक्स्ट हमने इथेनॉल यूज करना है यहाँ पे। अब इथेनॉल चूंकि इस मीडियम में मौजूद है और प्रोटोनेटिंग सॉल्वेंट है तो इसको प्रोटॉन देगा। जब इसको प्रोटॉन देगा तो यहाँ पे आपके पास जो है वो OET इसमें से बच जाएगा, ठीक है। तो NaOET यहाँ से आप फिर निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है वो OH यहाँ पे बन गया जब इससे। तो अब ये वाली जो पोजीशन है इसका जो हाइड्रोजन एसिडिक है, स्टिल ये हाइड्रोजन एसिडिक है। तो इस हाइड्रोजन के जब ये हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज सोडियम इसको स्टेबलाइज करेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, यहाँ से OH निकल जाएगा। जब ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ से OH निकलेगा। तो आपके पास यानी आप ओवरऑल क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आपने NaOET यूज किया तो आपके पास जो प्रोडक्ट यहाँ पे बाई प्रोडक्ट है वो इथेनॉल निकल गया। यहाँ पे आपने ETOH यूज किया, ठीक है। तो ETOH के मतलब ETOH आपने यूज किया तो उससे आपके पास ETONA निकल जाएगा, ठीक है। कैसे ETONA निकल जाएगा, इसका सिर्फ आपका प्रोटॉन यूज होगा। इसका प्रोटॉन किसको मिलेगा, OH को, क्योंकि OH स्टेबल किसकी फॉर्म में होगा, वाटर की फॉर्म में। तो जो ETO रह जाएगा वो सोडियम के साथ मिलकर ETONA बना देगा। उसके बाद यहाँ से जाहिर है जब OH भी निकलेगा और इधर से हाइड्रोजन भी इसको मिलेगा तो ये वाटर की फॉर्म में चला जाएगा, वाटर निकल जाएगा। यहाँ से डिहाइड्रेशन वाला स्टेप है ये। एक और तरीके से भी आप इसको शो कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपके पास जो है वो ETONA है, ठीक है, जो NaOH की फॉर्म में भी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। NaOH की फॉर्म में भी आप इसे निकाल सकते हैं। और
NaOH की फॉर्म में कैसे निकालेंगे, ये जो सोडियम है आपके पास, ठीक है, सोडियम आयन यहाँ से निकल जाएगा और OH यहाँ से निकल जाएगा, तो ये NaOH की फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। अब NaOH और ETOH को आपस में आप कंबाइन करें, ETOH जो वहां पे मौजूद है ऑलरेडी, उसको NaOH के साथ जब कंबाइन होगा तो आपके पास ETONA बन जाता है, सोडियम इथोक्साइड। ये रिएक्शन थोड़ा डिफिकल्ट होता है लेकिन हो जाता है, मतलब पॉसिबल है ये। तो NaOH जो है वो जब एज ए बेस इस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास ये साल्ट बन जाएगा ETONA, ठीक है, ETONA। तो OH और H मिल के आपस में क्या बना देंगे, वाटर। तो आप यहाँ पे इस फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने डायरेक्ट ये शो कर दी ना, देखें ये बन रहा है, ये मैंने डायरेक्ट शो कर दी, ये बन रहा है, ये डायरेक्ट शो कर दिए। या आप NaOH भी यहाँ से माइनस कर सकते हैं क्योंकि निकलता यहाँ से OH है, ठीक है। तो उसको आप OH की फॉर्म में शो करें या NaOH की फॉर्म में, तो वो दोनों एक्सेप्टेबल है मैकेनिज्म में। तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास क्या बन जाएगा, ज़ाहिर है यहाँ पे ये जब ये इधर शिफ्ट होगा ये निकलेगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अल्डोल कंडेंसेशन जो है वो आप जो कार्बोनिल कंपाउंड यूज करते हैं उनकी टाइप्स के लिहाज से, उनकी काइंड्स के लिहाज से दो तरह का है, सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन से क्या मुराद है, रिएक्शन बिटवीन सेम कार्बोनिल मॉलिक्यूल। मैंने आपको कहा है कि अल्डोल कंडेंसेशन जो है उसके लिए दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, तो अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो इसका मतलब है वो सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन है। वन मॉलिक्यूल एक्ट एज सोर्स ऑफ इनोल और इनोलेटाइन एंड सेकंड मॉलिक्यूल क्या होता है, सेकंड के ऊपर वो जो इनोल और इनोलेटाइन जो कि पहले स्टेप में बनता है वो फिर उस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है और प्रोडक्ट उसका क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। रिएक्शन आप देख सकते हैं सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन में, टिपिकल एग्जांपल में एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल आपने लिए, इनकी अल्डोल कंडेंसेशन हो रही है, बेस कैटालाइज रिएक्शन है और आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का जो यहाँ पे बन रहा है टिपिकली क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटान, ठीक है। यानी यहाँ पे नंबरिंग अगर आप देखें तो ये 1 2 3, इसको आप प्रेफरेंस देंगे यहाँ पे 1 2 3 3 पे OH ग्रुप है, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल। उसके बाद जब डिहाइड्रेशन करेंगे तो ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, इनमें से कोई एक जाएगा और साथ ये OH निकलेगा, तो आपके पास जो है ब्यूटोइनल। और ये चूंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर है यहाँ पे हमने जो शो किया है, तो उनमें से कोई एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर मैंने यहाँ पे शो किया है, तो वो कौन सा वाला शो किया है, ई वाला शो किया है, ठीक है। क्योंकि ये अल्कीन है यहाँ पे फिर इसमें सेस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल है, ठीक है। ये ट्रांस प्रोडक्ट ये यहाँ पे इसका बन रहा है, ओके। अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, जनरल मैकेनिज्म जो हमने डिस्कस किया। आप इनमें से किसी एक की इनोलाइजेशन कर लें, इसका इनोलेट आयन बना लें, उसको फिर आप दूसरे के ऊपर अटैक करवाएं, ठीक है। उसके बाद आप प्रोटोनेशन करें, प्रोटोनेशन करने के बाद यानी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बनाने के बाद आप उसको फिर जो दूसरा जो अल्फा हाइड्रोजन है यानी ये वाला, ये अपने बेस से रिमूव करना है, नेगेटिव चार्ज उधर शिफ्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से OH निकल जाएगा और आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बन जाएगा, ठीक है। बल्कि इस तरफ, सॉरी, यहाँ से इस तरफ आप शिफ्ट करेंगे और यहाँ से OH निकल जाएगा। तो मैकेनिज्म ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, वही मैकेनिज्म आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, रिएक्शन बिटवीन डिफरेंट कार्बोनिल मॉलिक्यूल, कि अगर आपके दो कार्बोनिल मॉलिक्यूल डिफरेंट हो, सेम ना हो, तो फिर वो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन होगा। One molecule acts as source of enol or enolet ion, which consists of at least one alpha hydrogen atom. याद रखना है जो molecule as a source of enol या enolet आप यूज करते हैं उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, दूसरे में होना जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो जो आपके पास इनोल या इनोलेट आयन होगा वो फिर रिएक्ट करेगा दूसरे कार्बोनिल मॉलिक्यूल के साथ, दूसरे के साथ जरूरी नहीं है अल्फा हाइड्रोजन हो, तो आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। फिर उसके बाद उसकी डिहाइड्रेशन करेंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन जाएगा। इसकी एग्जांपल आप देखें फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। अब हमने एक ऐसा कंपाउंड लिया जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अब इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, ठीक है। तो जाहिर है यहाँ पे कोई कार्बन नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे इसमें एक अल्फा कार्बन है, इस पे अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, तो डेफिनेटली अब इनोलाइजेशन इसकी हो सकती है, इसकी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास जो है वो जब आप इसको रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास जो है वो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल बनेगा, ठीक है।
अब ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन है, मैंने क्या कहा कि क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन जो होता है उसमें आपके पास जो है वो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन जो है वो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड के दरमियान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डिफरेंट के दरमियान किया तो हमारा प्रोडक्ट भी यहाँ पे फिर आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है ऐसे केस में, ठीक है। तो ये हमने क्या किया इस केस में, हमने जो है इसका इनोलेट बनाया और इसके ऊपर अटैक किया। अब इसका तो इनोलेट बन नहीं सकता, ठीक है, इसका इनोलेट इसके ऊपर अटैक करेगा, तो जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो आपके पास ये OH बन जाएगा। उसके बाद आप इसकी डिहाइड्रेशन करें, ये हाइड्रोजन ये OH निकालें तो एक्राइल एल्डिहाइड आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो एक्राइल एल्डिहाइड जो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है और ये क्रॉस प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, याद रखिएगा ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट है ये, यानी यहाँ पे जो सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट है वो यहाँ पे नहीं बन रहा है क्योंकि इसका इनोलेट इस पे अटैक कर रहा है। अब इसका इनोलेट नहीं बन सकता, ठीक है, तो इसलिए ये इनोलेट सिर्फ इसका बनेगा और इसके ऊपर अटैक करेगा। लेकिन एक दूसरा प्रोडक्ट इसमें पॉसिबल है जो कि इसकी सेल्फ अल्डोल रिएक्शन से होगा, यानी सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन जो इस तरह के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ होगी, इसका इनोलेट इस तरह के दूसरे के ऊपर अटैक करेगा, तो फिर वो जो प्रीवियस हमने एसिटाल्डिहाइड वाला प्रोडक्ट डिस्कस किया वो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। ओके, अब एक और रिएक्शन हम देखते हैं जिसमें हमारे पास एसीटोफिनोल और एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। इसमें आपने याद रखना है इसमें एक और प्रोडक्ट भी आपने साथ बनाना है जो कि ये तो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट शो किया है, दूसरा जो इस तरह के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बनेगा जो कि प्रीवियस में हमने डिस्कस किया, ये वाला ये भी आपने बनाना है, ठीक है। एक ये बना दें, एक ये ऑलरेडी बना, यानी इस रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बनेंगे। कौन सा रिएक्शन जिसमें एक मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन और दूसरे में ना हो तो उसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक क्रॉस वाला बनता है, एक सिंपल से बनता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई ऐसे दो कंपाउंड हो कि जिनमें दोनों के अंदर जो है वो अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो तो फिर ऐसे केस में आपके पास 4 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। 4 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, इनमें जो है 2 क्रॉस बनेंगे और 2 सेल्फ बनेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे अब ये मॉलिक्यूल है तो इसका इसी के साथ एक रिएक्शन होगा, यानी इसका इनोलेट इसी के कार्बोनिल इसी के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, इस तरह इसका इनोलेट इसी के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसका सेल्फ ये दो ये बन गए। और क्रॉस में इसका इनोलेट इस पे अटैक करेगा एक बनेगा, इसका इनोलेट इस पे अटैक करेगा दूसरा बनेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रिएक्शन में डिटेल से मैंने आपको दिए हुए है स्लाइड पे, बेस कैटालाइज रिएक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने सिंपल प्रोडक्ट शो करना है, यानी सिंपल कंडेंसेशन जो मतलब सेल्फ कंडेंसेशन होगी। तो यहाँ पे जब ये दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे, एक का इनोलेट दूसरे के ऊपर अटैक करेगा तो आपके पास इसका बीटा हाइड्रोक्सी ये वाला बनेगा, और उसकी डिहाइड्रेशन करेंगे तो आपके पास जो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ये बनेगा। इसी तरह आपके पास ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसका इनोलेट इसी के दूसरे के ऊपर जब अटैक करेगा तो फिर आपके पास ये बनेगा, ठीक है। उसकी डिहाइड्रेशन करेंगे तो ये आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनेगा। इसी तरीके से अब जब आपके पास जब इसका इनोलेट इस पे अटैक करेगा या इसका इस पे ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गए, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं जी, सबसे पहले जो है वो हम इसके इनोलेट को इस पे अटैक करवा रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका इनोलेट है और इस पे अटैक कर रहा है, तो आपके पास अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी ये बनेगा। उसके बाद डिहाइड्रेशन करेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ठीक है। इसी तरह आपके पास जब इसका इनोलेट यानी यहाँ पे CH2 नेगेटिव जो होगा वो जब इसके कार्बोनिल पे अटैक करेगा तो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसके ऊपर अटैक होता है उसका कार्बोनिल OH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जाहिर है इसने इस पे अटैक किया तो इसका जो कार्बोनिल है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी ये बनेगा। फिर इसकी डिहाइड्रेशन करें तो ये आपके पास इसका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनेगा। तो ये आपने याद रखना है, अगर दोनों कार्बोनिल का कंपाउंड सेम हो, मतलब बिल्कुल सेम कार्बोनिल कंपाउंड के दरमियान आप रिएक्शन कर रहे हैं तो जस्ट 1 प्रोडक्ट बनेगा, 1 बीटा हाइड्रोक्सी उसी से 1 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। आपके पास अगर दो डिफरेंट हो, एक में अल्फा हाइड्रोजन हो एक में ना हो तो 2 ही प्रोडक्ट होंगे, अगर दोनों में हो तो फिर आपके पास 4 प्रोडक्ट 2 सेल्फ 2 क्रॉस बनेंगे, ठीक है। और अगर एक में हो एक में ना हो तो फिर एक क्रॉस होगा और एक सेल्फ होगा, ठीक है। तो ये आपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट को याद रखना है, और जितने आपके पास जो है वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, सॉरी ये जितनी टाइप्स के आपके पास कंपाउंड होंगे उसी तरह आपका जो प्रोडक्ट है वो भी बनते हैं यहाँ पे।
यानी अगर आपके पास यहाँ पे इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी है, तो इसमें बीटा हाइड्रोक्सी सबका बनेगा और फिर उनमें से हर एक की आप रीहाइड्रेशन करेंगे और आपके पास अल्फा बीटा कंजुगेटेड बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट अल्काइलेशन ऑफ एस्टर इनोलेट्स। अल्काइलेशन ऑफ एस्टर इनोलेट्स जो है वो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इनोलेट आयंस। ठीक है, तो इनोलेट आयन हमारे पास एल्डिहाइड का भी हो सकता है, कीटोन का भी हो सकता है, एस्टर का भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे एस्टर इनोलेट की एक एप्लीकेशन देख रहे हैं कि हम एस्टर इनोलेट जो है वो उनकी अल्काइलेशन कर सकते हैं, यानी उनके साथ हम अल्काइल ग्रुप लेके आ सकते हैं उस कार्बन के साथ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एस्टर इज एसिडिक ड्यू टू -I एंड -M इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, वो एसिडिटी को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे भी वही फैक्टर ऑपरेट हो रहा है। Conjugate base becomes stable due to inductive effect and resonance effect. Enol or enolate ion of ester acts as nucleophile. यानी जो एस्टर का जो इनोल या इनोलेट आयन, वैसे एल्डिहाइड का, कीटोन का, सबका जो इनोलेट आयन होता है वो हमेशा ऐसे न्यूक्लियोफाइल काम करता है। तो यहाँ पे चूंकि हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें जो एस्टर का इनोलेट आयन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है और ये किसके साथ रिएक्ट करता है? अल्काइल हैलाइड के साथ। और मैकेनिज्म SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद इसका प्रोडक्ट क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होगा। जाहिर है अगर अल्काइल हैलाइड में आप इनोलेट आयन को रिएक्ट करवा रहे हैं तो इनोलेट आयन जो है वो न्यूक्लियोफाइल अल्काइल में हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ओवरऑल आपके पास बनेगा। ठीक है, यानी अल्काइल हैलाइड के अंदर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। अगर आप अल्काइल हैलाइड के लिहाज से देखें तो ये आपके पास एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसको आप कहेंगे। ठीक है, और अगर आप इसको इनोलेट के लिहाज से, एस्टर के लिहाज से देख रहे हैं तो एस्टर का प्रोटॉन जा रहा है और उसकी जगह पे आप जो है वो कोई अल्काइल ग्रुप पॉजिटिव फॉर्म में ला रहे हैं, तो उसके लिहाज से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन अल्काइल के हैलाइड के लिहाज से ये क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन को उसको हम अल्काइलेटेड एस्टर कहते हैं। द रिजल्टेंट अल्काइलेटेड अल्कोहल, ठीक है, may be converted into this should be ester। ठीक है, ये अल्कोहल नहीं होगा, एस्टर होगा। Okay, the resultant alkylated ester may be converted into carboxylic acid on hydrolysis। अब आगे उसका फायदा क्या होगा कि जो आपका पास अल्काइलेटेड एस्टर है उसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस से। फिर अगर आप डीकार्बोक्सिलेशन करें तो आपके पास सिंपल हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन भी बन सकता है। तो बेंजाइल हैलाइड भी आप यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो वो भी उसी तरह काम करेंगे। ठीक है, और उससे फिर बेंजाइल डेरिवेटिव बन जाएगा उस एस्टर का। ओवरऑल रिएक्शन हम देखते हैं। हमने सबसे पहले एग्जांपल ली है यहाँ पे मेलानिक एस्टर की, जो कि बहुत कॉमन एक एस्टर है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। मेलानिक एस्टर जो है इसमें दो एस्टर ग्रुप होते हैं, यानी एक डाई एस्टर है। तो इसमें ये वाला जो कार्बन है इसके हाइड्रोजन एस्ट्रिक होते हैं। तो जब बेस के साथ आप ट्रीट करेंगे तो इसका इनोलेट बनेगा, फिर ये अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास जो है ओवरऑल रिएक्शन में यहाँ पे इसकी मोनो अल्काइलेशन, फिर उसके बाद डाई अल्काइलेशन, यानी जो एक हाइड्रोजन रहता है वो भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ये डाई अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद इसका मैकेनिज्म क्या होगा? मैकेनिज्म में सबसे पहले आप इससे एक हाइड्रोजन को यहाँ पे इसको निकालेंगे प्रोटॉन की फॉर्म में, इनोलाइजेशन ये नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इनोलेट आयन बन गया। अब ये इनोलेट आयन जो है अटैक करता है अल्काइल हैलाइड पे। यहाँ पे हमने अल्काइल आयोडाइड लिया हुआ है, तो जब ये अल्काइल R पॉजिटिव होता है और I नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पे जब इसके ऊपर ये अटैक करेगा यानी न्यूक्लियोफाइल के तौर पर ये इनोलेट आयन एस्टर का, तो ये वाला निकल जाएगा यहाँ से। ये SN1 भी हो सकता है, SN2 भी, ये डिपेंड करता है आपके पास ये प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी कौन सा अल्काइल हैलाइड आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर प्राइमरी है तो उसमें आप जानते हैं कि वहाँ पे SN2 फेवरेबल होता है, अगर टर्शरी है तो उसमें SN1 फेवरेबल होता है, सेकेंडरी में दोनों हो सकते हैं। उसके बाद जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर लेता है तो I निकल जाता है, तो I सोडियम के साथ चले जाएगा, यानी सोडियम आयोडाइड यहाँ से निकलेगा, एक R आपके पास आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं एस्टर में हाइड्रोजन R से सब्स्टिट्यूट हुआ, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी आप एस्टर के लिहाज से कह सकते हैं।
लेकिन अल्काइल हैलाइड के अंदर अगर आप देखें तो उसका आई जो है वो ये इनोलेट आयन से सब्स्टिट्यूट हुआ है, यानी इस नेगेटिव से सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो इस लिहाज से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक और सोडियम इथोक्साइड और इथेनॉल की मौजूदगी में सोडियम इथोक्साइड यूज़ करना है, इनोलाइजेशन करनी है और इनोलेट फिर अटैक करेगा दूसरे अल्काइल हैलाइड के ऊपर और फिर वो आई को निकालेगा यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में, तो उसी तरह आपके पास एक और अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, तो ये डाई अल्काइलेटेड प्रोडक्ट आपके पास बन गया। दिस इज अल्काइलेटेड एस्टर। अल्काइलेटेड एस्टर का फैट क्या होता है, मतलब फैट का क्या मतलब है, अल्काइलेटेड एस्टर का फ्यूचर क्या है, उससे क्या बन सकता है, उसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो अगर आपके पास अल्काइलेटेड एस्टर है, लेट्स से हमने ये वाला यहाँ पे हमने अल्काइल ग्रुप मिथाइल ले लिया, ठीक है, ये एक अल्काइलेटेड एस्टर है, दो यानी मिथाइल, हमने मिथाइल आइडाइड से हम लेके आए, उनको मेलानिक एस्टर की इनोलाइजेशन करके उसकी फिर मिथाइलेशन की, तो उसके बाद इसका फैट क्या है कि इसकी हम अगर हाइड्रोलिसिस करें तो एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा हमारे पास जो है वो हाइड्रोलिसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप आपके पास आ जाएगा। और अगर आप डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो सिंपल आपके पास हाइड्रोकार्बन आ सकता है। तो अभी इसका फेट हमने डिटेल से विद मैकेनिज्म देखना है। सबसे पहले आप किसी भी कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटोनेट करें, उसके बाद इसके अंदर जो है वो आप रेजोनेंस करें, ये वाला इधर शिफ्ट कर लें, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इधर, और फिर वाटर का जो प्रोटॉन है ये दूसरा वाटर मालिक्यूल हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में प्रोटॉन को निकालेगा, आपके पास दो OH आ जाएंगे। अब इस OH को आपने प्रोटोनेट करना है क्योंकि आपने इसको निकालना है, आप इसकी अभी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है, वाटर आप यूज़ करते हैं एस्टर के साथ, एस्टर में OR ग्रुप जो होता है वो निकल जाता है, ठीक है, और वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो एसिड और अल्कोहल बनते हैं, यानी इसके जो प्रोडक्ट होता है। तो जब इसके साथ आप इसकी प्रोटोनेशन करेंगे तो ये अल्कोहल की फॉर्म में यानी इथेनॉल की फॉर्म में ये ग्रुप निकल जाएगा, ये वाला लोन पेयर इधर इसके साथ असिस्ट करेगा। उसके बाद ये जो प्रोटॉन है ये एक और वाटर मॉलिक्यूल आएगा, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में निकाल देगा, यानी ये एसिड ने एज ए कैटालिस्ट यहाँ पे काम किया, तो आपके पास ये मोनो एसिड बन गया, ठीक है। बल्कि इसको आप यहाँ पे ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एसिड ग्रुप भी है और एस्टर ग्रुप भी है, ठीक है। तो उसके बाद सेम मैकेनिज्म आपने इस ग्रुप के साथ भी करना है, जो हमने इसके साथ किया वो इसके साथ भी करना है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो एक डाई एसिड बन जाएगा, ठीक है। दिस इज 2,2-डाईमिथाइल मेलानिक एसिड, इट इज एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ मेलानिक एसिड, यानी या मेलानिक एसिड की इस पोजीशन को हमने दो हाइड्रोजन जो है उनको मिथाइल से सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, तो इसका अल्काइलेटेड डेरिवेटिव आप कह सकते हैं। ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि जो एसिड है, डाई एसिड है, उसका भी फीचर हम देख रहे हैं कि उससे क्या बन सकता है। इसमें जो है डी कार्बोक्सिलेशन हो सकती है, और डी कार्बोक्सिलेशन जो है वो इसका आमतौर पर हीट की मौजूदगी में ये डी कार्बोक्सिलेशन होगी, यानी हीट करते हैं हम इस डाई एसिड को 150 डिग्री के ऊपर, तो इसमें एक जो एसिड ग्रुप होता है वो दूसरे यानी एक एसिड ग्रुप जो होता है वो असिस्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को रिमूव करने में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल यहाँ पे आसान होता है। तो याद रखिएगा जो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनकी डीकार्बोक्सिलेशन डिफिकल्ट होती है, हाई टेम्परेचर दरकार होता है, ठीक है, फिर भी मुश्किल होती है। जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और स्पेशली अगर कार्बोक्सिल ग्रुप 1,3 पोजीशन पे हो, ठीक है, यानी जिस तरह यहाँ पे ये मौजूद है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है वो कार्बोक्सिलेशन आसान होती है। उसकी वजह क्या है कि अगर ये ग्रुप आपने कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकालना है तो ये असिस्ट करेगा, अगर आपने ये निकालना है तो ये असिस्ट करेगा। आप असिस्ट कैसे कर रहे हैं आप देख सकते हैं, यहाँ मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म मैंने आपको दिया है। तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो है वो इस तरफ शिफ्ट होता है, तो ये बॉन्ड इसके साथ बनेगा, ठीक है। इधर से ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, यानी यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये वाला बॉन्ड खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वो हमने डार्ट से शो किया। दिस इज एक्चुअली ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इससे ये शो हो रहा है कि हाफ बॉन्ड ब्रेक होता है, हाफ बनता है, फिर कंप्लीट एक बॉन्ड ब्रेक होता है, कंप्लीट बन जाता है। तो उस हाफ ब्रेकिंग और हाफ फॉर्मेशन को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ठीक है, यानी ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पे एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, एक नया बन रहा है, यहाँ पे एक ही बॉन्ड था वो ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा,
और उसके बाद यहाँ से डबल बॉन्ड जब आएगा तो आपके पास ये वाला ज़ाहिर है ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये आपके पास इनोल फॉर्म बन गई, यानी एसिड की ये इनोल फॉर्म है, ठीक है, इनोल फॉर्म ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी आपके पास इनोल फॉर्म बन गया, ठीक है। अगर लेट से आपके पास एसिटिक एसिड था तो फिर लेट से ये हाइड्रोजन है तो फिर हम इसको एसिटिक एसिड की इनोल फॉर्म कहते हैं, मिथाइल की जगह अगर आप हाइड्रोजन लेते हैं। उसके बाद आप इसकी टाटोमराइजेशन करें, जाहिर है आपको पता है इनोल फॉर्म में टाटोमराइजेशन होती है, हाइड्रोजन को शिफ्ट कर सकते हैं, आइसोब्यूटारिक एसिड आपके पास बन जाएगा। उसके बाद हाई टेम्परेचर अगर आप इसको दें और आप इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करें तो तब जाके आपके पास प्रोपेन बन सकता है, उसमें भी एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलेगा, लेकिन आप असिस्ट करने वाला कोई ग्रुप नहीं है। सो याद रखिएगा कि ये ग्रुप इसको जाने में असिस्ट कर रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल सकते हैं, यहाँ पे कोई असिस्ट करने वाला उस तरह मौजूद नहीं है इसके अंदर। लेकिन हाई टेम्परेचर अगर आप दें तो फिर डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद आपके पास सिंपल हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन वगैरह बन सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके पास ये स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे आपने क्या लाया हुआ है, ठीक है, कौन से ग्रुप आप लेके आए थे उस मिलानिक एस्टर के अल्फा कार्बन के ऊपर। सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड यानी जिनको हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, डू नॉट अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन इजीली, करते हैं लेकिन मुश्किल से करते हैं, आसानी से नहीं कर सकते। बट मिलानिक एस्टर जो कि 1,3 डाई एसिड है एंड कैन यहाँ पे आप सी लिखते हैं, कैन इजीली अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन ड्यू टू असिस्टेंस बाय अदर C-double-O-H ग्रुप। दूसरा यूनिक ग्रुप असिस्ट करता है तब वो आसानी से रिमूव, याद रखिएगा कि इसलिए आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिमूवल में असिस्ट करता है और दूसरा ग्रुप आसानी से फिर निकल जाता है, ठीक है। तो यानी डाई एसिड से मोनो एसिड बनाना आसान काम है क्योंकि एक ग्रुप दूसरे को निकालने में आसानी पैदा कर रहा है। अल्फा हेलोजनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, अब इसी से एक रिलेटेड रिएक्शन है, चूंकि यहाँ पे इसलिए इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि हम एक्चुअली यहाँ पे जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड है उनके अल्फा हाइड्रोजन एस्टिक होता है तो फिर वो इनोलेट आयन बनाते हैं, इनोल या इनोलेट आयन। उस इनोल या इनोलेट आयन के फिर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन होते हैं। इसमें एक तो हमने अल्डोल कंडेंसेशन देख लिया है, एक हमने अल्कलेशन वाला रिएक्शन देख लिया और इसके साथ साथ एक रिएक्शन जो होता है वो अल्फा हेलोजनेशन होता है कार्बोनिल कंपाउंड की, और इसकी एक एप्लीकेशन है हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है, जो कि एक बहुत कॉमन रिएक्शन है जिसमें हेलोफॉर्म बनता है। यानी हेलोफॉर्म क्या होते हैं, CH3, ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है, ब्रोमोफॉर्म भी हो सकता है, आयोडोफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है, फ्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पे ब्रोमोफॉर्म, क्लोरो, आयोडो आप कोई भी बना सकते हैं इस रिएक्शन के थ्रू। ओवरऑल रिएक्शन कैसे होगा, इसमें सबसे पहले आप जो है वो कोई भी यहाँ पे मैंने कीटोन को लिया है तो कीटोन या एल्डिहाइड में आप ये रिएक्शन कर सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड का ये कॉमन रिएक्शन है, ठीक है, कीटोन में इसकी एप्लीकेशन ज़्यादा है। तो अब इस कीटोन एसीटोन को मैंने लिया है, एसीटोन को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे और ब्रोमीन साथ यूज़ करेंगे तो सबसे पहले अल्फा ब्रोमो एसीटोन बनेगा। उसके बाद फिर आपने फर्दर इसकी, चूंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक है, अभी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की एसिडिटी ज़्यादा है तो वो भी यहाँ पे रिप्लेस होते हैं Br से, फिर पहले एक रिप्लेस हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो आपके पास ट्राई ब्रोमो एसीटोन बन जाएगा। उसके बाद फिर ये जो ग्रुप है ये यहाँ से निकल जाता है कार्बन आयन की फॉर्म में, तो इसकी प्रोटोनेशन करेंगे आपके पास ब्रोमो फॉर्म बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे सोडियम एसीटेट, यानी एंड प्रोडक्ट इसका क्या होगा, एलोफॉर्म रिएक्शन का। इसमें आपके पास एलोफॉर्म बनेगा, मतलब ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म कोई भी आप बना सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनेगा। तो यहाँ पे जो आपने कंपाउंड लिया हुआ है उसके मुताबिक अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम एसीटेट बन रहा है। हेलोफॉर्म रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपने याद रखना है कि हम जो है वो जो आप कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे उसकी अपनी इनोलाइजेशन करनी है, इनोलेट आयन आपने बनाना है। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, बेस कैटालाइज इनोलाइजेशन है। इस जगह पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ कर रहे हैं एज ए बेस, तो इनोलेट आयन इसका बन गया। अब इनोलेट आयन अटैक करेगा Br। अब चूँकि यहाँ पे हमारे पास जो Br होता है वो पोलराइज हो जाता है, ठीक है, तो उसकी पोलराइजेशन जो है वो इस मीडियम में जब पोलराइजेशन उसकी होती है तो एक Br पॉजिटिव, एक Br नेगेटिव यहाँ पे कंसिडर करेंगे आप। तो जब इस Br के ऊपर अटैक हुआ तो ये Br नेगेटिव फॉर्म में यहाँ से निकल जाता है, यानी यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड आपके पास बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब सोडियम ब्रोमाइड आपके पास बन जाएगा
तो यहाँ पे जो Br ऑलरेडी यहाँ पे अपने सोडियम की जगह पे इधर या प्रोटॉन की जगह पे आप Br लेके आए तो आपके पास अल्फा ब्रोमो एसीटोन बन गया। उसके बाद आपने सेम मैकेनिज्म आपने जो रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन है ये वाले, ये और ये हाइड्रोजन, इनके रिमूवल के लिए, इनकी रिप्लेसमेंट के लिए आपने सेम मैकेनिज्म करना है, तो आपके पास ये बन जाएगा। और उसके बाद चूंकि अब जो OH ग्रुप है वो अब प्रोटॉन को नहीं निकालेगा बल्कि वो कार्बोनिल पे अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो उसके बाद जब ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो कार्बन आयन है ये आप देख सकते हैं कि ये इंडक्टिवली बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि 3 विट्राइन ग्रुप लगे हुए हैं तो ये एक स्टेबल कार्बन आयन बन रहा है। तो उसके बाद जो है वो सोडियम को इसी के साथ शो कर दें आयनिक एसोसिएशन के लिए। तो उसके बाद ये जो नेगेटिव चार्ज है ये फिर कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आप जो है वो रिएक्शन जो कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पे आपने जो इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। इसका ये जो प्रोडक्ट है कार्बो, यानी यहाँ से ज़ाहिर है ये इधर शिफ्ट होगा तो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये एसिटिक एसिड यहाँ से आए, ये आपने यहाँ पे यूज नहीं किया बाहर से, बल्कि आपके रिएक्शन में ही ये बन रहा है। तो यहाँ पे जो एसिटिक एसिड बनेगा, ये जो एसिड बनेगा वो प्रोटोनेशन करेगा इस कार्बन आयन की। जब प्रोटोनेशन करेगा तो वो खुद जो है वो यानी कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, नेगेटिव बनेगा, सोडियम उसके साथ चला जाएगा, यानी ये खुद ये साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो प्रोटॉन जब इसको देगा तो आपके पास ये वाला बनेगा। अब ये आपके पास ब्रोमो फॉर्म बन गया, ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट है। तो दिस इज ओवरऑल हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में एक एप्लीकेशन हमने देखी है, यानी हमने ये देखा है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन में ब्रोमो फॉर्म कैसे बनता है। तो एसीटोन को आप यूज करके ब्रोमो फॉर्म आसानी से बना सकते हैं और इसके एंड प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, सोडियम एसीटेट और ब्रोमो फॉर्म बनेगा, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन। उसके बाद एक और एप्लीकेशन हम देखते हैं, एक और रिएक्शन रिलेटेड रिएक्शन है, क्योंकि इसमें भी इनोलेट आयन बनता है। तो इनोलेट आयन की एक और एप्लीकेशन है हमारे पास, एस्टर कंडेंसेशन। तो एस्टर कंडेंसेशन जो है उसमें एक टिपिकल रिएक्शन है, दैट इज क्लेजन कंडेंसेशन। तो क्लेजन कंडेंसेशन में क्या होता है कि हमारे पास 2 एस्टर आपस में रिएक्ट करते हैं, एक एस्टर का इनोलेट दूसरे एस्टर के ऊपर अटैक करता है और नेट रिजल्ट क्या होता है कि दूसरे एस्टर मॉलिक्यूल का जो OET ग्रुप होता है जिस पे अटैक होता है वो निकल जाता है, वो रिमूव हो जाता है। तो हमारे पास डायकीटोन बनता है, ठीक है, बल्कि डाइकार्बोनिल कंपाउंड, डाइकार्बोनिल। तो इसमें अगर आप इस तरह का एस्टर यूज करें तो मोस्टली यानी आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कीटो एस्टर बल्कि आप कह सकते हैं। डाइकार्बोनिल कंपाउंड किसकी फॉर्म में बनेगा, कीटो एस्टर की फॉर्म में। सोडियम इथोक्साइड की मौजूदगी में ओवरऑल रिएक्शन हम कर रहे हैं, क्लेजन कंडेंसेशन हो रहा है और इथाइल 3 ऑक्सोब्यूटानोएट, इसको आप ऐसे लिखें, ये ऐसे एक ही बात है, ठीक है, यानी दोनों सेम कंपाउंड को शो कर रहे हैं, दोनों स्ट्रक्चर। मैकेनिज्म क्या होगा, लेट से इस मॉलिक्यूल की हमने इनोलाइजेशन की तो ये CH3 ग्रुप है, तो इसमें से कोई एक हाइड्रोजन आप निकाल दें, इनोलेट आयन बन गया। इसको रेजोनेंस करें तो इस तरह आप शो कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये इनोलेट आयन अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर और आपके पास जो है वो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो चूंकि OET गुड लीविंग ग्रुप है तो ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ETON है, आप ओवरऑल आपने निकाल दिया, ठीक है, इसमें से। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये इथेनॉल की फॉर्म में भी आप इसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ओवरऑल आपने जो है वो चूंकि ये बेस कैटालाइज रिएक्शन है तो आपने जो कैटालिस्ट यूज किया तो वो आपके पास रिकवर हो गया, ठीक है, वो आपके पास वापस आ जाता है। तो एंड प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, एंड प्रोडक्ट आपके पास एसीटोएस्टिक एस्टर, ठीक है, जो कि बीटा कीटो एस्टर पहले भी हमने एसिडिटी में डिस्कस किया था, तो ये इसका प्रोडक्ट बन गया। दिस इज ओवरऑल वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एस्टर कंडेंसेशन, जो कि टिपिकली हम इसको क्लेजन कंडेंसेशन, जो कि एक नेम रिएक्शन है क्लेजन कंडेंसेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 2 एस्टर मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, एक एज ए सोर्स ऑफ इनोलेट आयन काम करता है, दूसरे के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, जिस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है उसका OET रिमूव हो जाता है। तो OET जब यहाँ से निकलेगा साल्ट या अल्कोहल की फॉर्म में, तो आपके पास प्रोडक्ट जो होगा इस रिएक्शन का वो बीटा कीटो एस्टर होगा, ठीक है।
तो इसमें चूंकि हमने इथाइल एसीटेट यूज किया तो हमारा जो टिपिकल यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है वो एसीटोएस्टेट एस्टर बन रहा है। ठीक है, उसको जिसका IUPAC नेम है इथाइल 3-ऑक्सो-ब्यूटानोएट। This is end of today's lecture. Thank you.